We will discuss about the solvents which are used in non-aqueous titration, या यूं कहूंगा types of solvents क्या है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा कोई टिपिकल लॉजिक नहीं है। हम वही चीज एक पॉइंट के बेसिस पे बाकी पॉइंट सारे लिख रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एप्रोटिक सॉल्वेंट वर्ड आ रहा है यहाँ पे एप्रोटिक। प्रोटिक का मतलब याद रखना प्रोटोन से याद रखना H प्लस आयन की बात कर रहा है। प्रोट से याद रखना प्रोटोन, प्रोटोन से याद रखना प्रोटोन। ठीक है। एप्रोटिक का मतलब उसमें कोई प्रोटोन एब्सेंट है, एब्सेंट है, कोई प्रोटोन नहीं है, प्रोटोन नहीं है। देखिएगा इसका मतलब यहाँ पे केमिकली इनर्ट है, ना तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ना वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ना एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ना वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। इसीलिए ध्यान देना, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम कहेंगे इसीलिए उसका लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक, डाई का मतलब दो, इलेक्ट्रिक का मतलब पोल, दो पोल के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं होता। उन सिंपल सा एक सॉल्वेंट का स्ट्रक्चर होता है जिसके बेसिस पे मतलब उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है। कम होने का मतलब उसमें प्लस माइनस चांसेस कम होते हैं। ओके, तो देखिएगा जैसा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहूंगा तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, इमीडिएटली H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। इसीलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का सबसे ज्यादा होता है, बाकी का कम होता है, तो इनका बहुत कम होता है। थर्ड कंडीशन देखिएगा, यहाँ पे ये क्या है कि केमिकली इनर्ट है। मैंने बोला केमिकली इनर्ट है, इसी वजह से ध्यान दीजिएगा डिप्रेस सोलोलाइसिस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट। ध्यान देना, हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन कौन सी बात कर रहे हैं, एसिड बेस की टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं। एंड प्रोडक्ट में जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट का आयनाइजेशन होने लग जाता है। आयनाइजेशन होता है तो उसकी वजह से हमारा जो एंड पॉइंट है वो शार्प नहीं आता। यदि हम इसका आयनाइजेशन रोक दे, रोकने की वजह से क्या होगा, जो एंड पॉइंट आएगा वो शार्प आने लग जाएगा। तो जो ये वाला सॉल्वेंट है, यदि एप्रोटिक सॉल्वेंट हम ऐड कर देंगे तो उसका सोलोलाइसिस का मतलब उसका आयोनाइजेशन रुक जाएगा, डिप्रेस करने का मतलब स्टॉप करना, जिसकी वजह से क्या होगा, शार्प एंड पॉइंट आएगा। ये हो गया आपका इसका कौन सा पार्ट, एप्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बेंजीन कहूंगा, टॉल्यून कहेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहेंगे, डाइऑक्सेन कहेंगे, इथाइल एसीटेट। These all are the example of एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। क्लियर। फिर उसके बाद में दूसरा बात करेंगे प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। प्रोटोजेनिक से ध्यान देखिएगा, प्रोटो का मतलब प्रोटोन, जेनिक मतलब जनरेट, जनरेट करने वाला, यही वर्ड मैंने आपको पहले लिखा है, जनरेट प्रोटोन। इसका मतलब प्रोटोन डोनर हो गया। जो प्रोटोन डोनेट करता है हम उसको कैसे बोलेंगे, एसिडिक इन नेचर। क्लियर है, बहुत सिंपल सा है। और बट ओबियस है, एसिडिक नेचर है तो बेस से रिएक्शन करेगा, और कोई एसिड से बेस से रिएक्शन करेगा तो दोनों सॉल्युबलाइज हो जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, थर्ड पॉइंट देखिएगा, यूज टू डिसॉल्व बेसिक सब्सटेंस और कंपाउंड्स। कैसे रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बना लेगा, सॉल्ट बनाते ही डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर। फिर उसका फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, क्योंकि उसमें प्लस माइनस चार्जेस होगा कंपेयर टू एप्रोटिक सॉल्वेंट, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। फिर उसके बाद में पांचवा पॉइंट है गेट आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब बट ओबियस है, यदि प्रोटॉन डोनेट करेगा तो आयोनाइजेशन होगा ही होगा, क्योंकि उसमें माइनस चार्ज हो जाएगा और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो एग्जांपल है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे एग्जांपल एसिड के किसके हो गए, बटों में से सारे के सारे एसिड है। तो क्या होगा, प्रोटॉन जनरेट करेंगे मतलब प्रोटॉन डोनेट करेंगे। क्लियर। फिर हमारा थर्ड आता है कौन सा, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट में समझिएगा जस्ट इसका रिवर्स हो गया। प्रोटोफिलिक, फिलिक वर्ड का मतलब होता है पहला पॉइंट, प्रोटो का मतलब प्रोटोन, फिलिक का मतलब होता है लविंग, तो प्रोटोफिलिक का मतलब हो गया प्रोटोन एक्सेप्टर। जो एक्सेप्ट करेगा वो बट ओबी से लव करेगा, तो उसको उस हिसाब से प्रोटोन लविंग बोल रहे हैं अपन, और प्रोटोन एक्सेप्टर बोल रहे हैं। जो प्रोटोन एक्सेप्ट करता है, याद करिएगा ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट मैंने नॉन एक्वस टाइट्रेशन के थ्योरी में बताया था, जो प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा वो बेसिक नेचर होगा, इसलिए बेसिक नेचर का हो गया। और जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इधर वाले पॉइंट का थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, यूज टू डिसॉल्व एसिडिक सब्सटेंस, एसिडिक सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के काम आएगा।
क्लियर है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट रहेगा दैट इज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके कंपैरिजन में है? एप्रोटिक सॉल्वेंट के कंपैरिजन में है। क्लियर। फिर पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा? गेट आयोनाइजेशन। बट ओबीएस है, जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वहां पे उसके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना तय है। ओके, तो इस तरह से ये हो गए। अब यहाँ पे जो एग्जांपल्स है एमीन्स जितने भी होंगे, कीटोन्स होंगे, पिरिडीन होगा, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड होगा जिसको डीएमएफ बोलते हैं। डीएमएफ कहां से आया? डी से डाइमिथाइल, एम से मिथाइल एंड एफ से फॉर्मेमाइड। ठीक है, तो इसको डीएमएफ बोलते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा इसका लिक्विड अमोनिया। ओके, ये हो गया प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट जो कहेंगे बेसिक नेचर के होते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद में लास्ट टाइप का सॉल्वेंट हो गया एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट में देखिएगा हमारा इसमें एम्फी का एम्फीबियंस वर्ड होता है। एक एम्फीबियंस वर्ड होता है जो पानी में और जमीन पे दोनों पे रहता है, मतलब उसकी दोनों करैक्टर हो गया, पानी में रहने वाला और जमीन पे रहने वाला। क्लियर। उसी तरह से एम्फीप्रोटिक का मतलब ध्यान दीजिएगा, एम्फी का मतलब वही डुअल नेचर आएगा इसका। प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन की डुअल नेचर होगी, इसका मतलब क्या होगा? सिंपल सी कहानी होगी। पहला पॉइंट जो कहेंगे एक्ट एज प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, मतलब जो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट थे उनके दोनों की तरह काम करेगा। और वो इसका मतलब क्या हो गया? दोनों की तरह काम करेगा। इसका मतलब एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर दोनों तरह से होगा, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा? डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि वो मॉलिक्यूल या वो सॉल्वेंट किस तरह से काम करेगा, वेदर प्रोटोजेनिक या प्रोटोफिलिक। एक ही सिचुएशन में वो प्रोटोफिलिक करेगा, दूसरी सिचुएशन में वही मॉलिक्यूल प्रोटोजेनिक की तरह काम करेगा। इस तरह के सॉल्वेंट को हम एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास अल्कोहल्स एंड वीक ऑर्गेनिक एसिड्स। ये इसके दोनों एग्जांपल्स है जो एज ए एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं। ये है आपका पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में आता है 5 नंबर का, तो ये पूरा का पूरा आपको लिखना है। एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है 1 या 2 नंबर का। तो क्या पूछता है? डिफाइन एप्रोटिक सॉल्वेंट, आपको 5 पॉइंट लिख के और फिर उसके बाद में एग्जांपल पूछता है, तो एग्जांपल लिखना। सिमिलरली चाहे वो प्रोटोफिलिक पूछे, चाहे प्रोटोजेनिक पूछे या एम्फीप्रोटिक पूछे, इनमें से किसी का भी वो एग्जांपल पूछ सकता है, किसी का भी वो आपको इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है। तो ये आपको शायद बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में है, बहुत इजी है, ताकि आपको समझ में आ गया होगा। यही है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स व्हिच आर यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन।